फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम सभी नगर सेवकों का सर्वे कर रही है कि कौन सा नगर सेवक कितना अच्छा काम करते हैं, किस तरह अपनी जनता का ख्याल रखते हैं, उनके एरिया में कोई तकलीफ़ है या नहीं है, वहाँ के लोग उनसे कितना खुश हैं। इसी को देखते हुए हमारी टीम 2021 में एक बेस्ट नगर सेवक का अवार्ड फंक्शन रख रही है। इस वजह से हमारी पूरी टीम काफ़ी मेहनत के साथ सभी नगर सेवकों का सर्वे कर रही है। आज हमारी टीम आई हुई है डिप्टी मेयर के पास, एडवोकेट सुभाष चंद्रकर वाडकर के पास। अब हम आज जानेंगे इनसे कि किस तरह ये अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं मलाड ईस्ट वार्ड नंबर 40 में। और ये डीवाई मेयर हैं तो हमें और अच्छी से बता सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और सारे नगर सेवक किस तरह से काम कर सकते हैं। हम इनसे कुछ राय भी ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वीडियो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से हमने आपके वार्ड में सर्वे किया हुआ है। तो सबसे पहले तो पता लगा है कि आप बहुत ही लोकप्रिय नगर सेवक हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो इसकी वजह ज़रूर जानना चाहेंगे। सबको जय महाराष्ट्र। और आपका न्यूज़ चैनल पहली बार मैं आपके चैनल पे आया हूँ। सभी को वापस जय महाराष्ट्र कहता हूँ। मैं जब भी चुन के आया था तभी ये 40 नंबर वार्ड नया बसा हुआ था, यानी सब वार्ड के डिवाइडेशन हुए थे, उसमें से नया पार्ट बना था 40 नंबर वार्ड। और जहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था, इसके पहले मेरे पिताजी चंद्रकांत वाडकर मामा 17 साल नगर सेवक थे। उनका काम, उनका स्वभाव और उनकी लोकप्रियता, उनके बदौलत मुझे लोग जानते थे, पहचानते थे। और उनका जैसा नेचर है वैसा ही लगभग मेरा नेचर होने के कारण मैं लोगों के करीब पहुंच चुका। और इसके लिए कोई भी किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का भी हो, मैं हर एक आदमी का काम करता हूँ। ये मेरे खून में है। इसके लिए मैं लगभग सभी लोग को जानता भी हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं। और कुछ भी काम रहता है तो मुझे फ़ोन पे या मेरे ऑफिस में आके बताते हैं। तो जैसे कि सर, अभी कोविड का जब दौर चल रहा था, जो महामारी का टाइम चल रहा था, तो सर्वे में ये भी पता लगा है कि आपने उस टाइम पे ग्राउंड लेवल पे उतर के काम किया हुआ है। जैसे कि लोग वो टाइम पे, लोगों को इतना डर था, दिलों में इतना खौफ भर चुका था, लोग खिड़की से भी झांकने के लिए डरते थे। तो उस टाइम पे आपने रोड पे काम किया हुआ है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। सुनो, मेरा नसीब या मेरे वार्ड के सभी नागरिकों का नसीब, मुझे उप महापौर करके चुना गया। उप महापौर यानी मेयर जैसे ही मेरे को अधिकार है। उसका मुझे फायदा ये कोविड में ज़्यादा हुआ। जब भी कोविड आ गया तो आने से पहले 1 महीना महानगर पालिका उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे होंगे, क्योंकि सब पत्रकार, मीडिया जो थी वो मेरे के पास आती थी, तभी मैं उनके साथ रहता था। वो कहती थी कि चाइना में ऐसा हो गया है, चाइना में उतना, तभी हमें कुछ मालूम भी नहीं था कि कोविड क्या है, कैसा है। तो उनकी तरफ से हम लोग को समझ में आ गया। फिर जैसे जैसे इधर आना चालू हो गया तो मुझे प्रिपेयर था मैं कि बीएमसी हम लोग क्या कर रहे। तो पहले तो मैंने हमारा हर एक सोसाइटी है, जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी चाली है, उधर हम लोग ने सैनिटाइजिंग करना चालू किया पूरा। यानी कोविड आने से पहले ही हम लोग का एक बार तो पूरा सैनिटाइज हो गया था। उसके बाद महानगर पालिका ने रास्ते के ऊपर फायर ब्रिगेड के माध्यम से सैनिटाइजिंग चालू किया। पूरे वार्ड में मैंने पूरा सैनिटाइजिंग करके लिया, क्योंकि हम लोग को इतना ही मालूम था कोविड में सैनिटाइज करने के बाद ही वो जो वायरस है मरता है। उसके पहले बाकी कुछ मालूम नहीं था। बाकी फिर समझ में आने लगा कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस करना जरूरी है। तभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे। तब हम लोग ने पूरे मुंबई में पहला एडवांटेज ऐसा लिया कि जो अपनी आरोग्य सेवा है वो जबरदस्त सॉलिड करनी जरूरी है। हमारे जितने भी बीएमसी के अस्पताल है उधर हम लोग ने कोविड सेंटर चालू किया। बाद में वो भी हमें कम गिरने लगे तो हम लोग ने जंबो फैसिलिटी चालू किया। उसमें सबसे बड़ा यानी रोल किसका रहेगा, तो जनता के लाडले अपने घर में, घर के
सदस्य होने जैसे लगने वाले अपने मुख्यमंत्री साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उद्धव साहब ने डिटेल उतना उसका स्टडी किया और घर घर में आज भी उनका कुछ भी बाइट रहता है तो हर घर के लोग जाके सुनते हैं और उनको लगता है कि अपने घर का ही सदस्य कोई बोल रहा है। उन्होंने एक संकल्पना भी लाई, मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी, यानी घर का कुटुंब, यानी वो पूरा महाराष्ट्र को अपना फैमिली समझता है और वो सही है कि ये संकल्पना पहली महाराष्ट्र में आई, बाद में आज दुनिया भर चल रही है और उसके वजह से हम लोग कोविड के इसमें रोकने आज कामयाब हो गए हैं। और तभी दूसरी बात थी अन्न धान्य देना, जो गरीब थे उनको खिचड़ी देना, मगर उधर वो टाइम पे जो उत्तर भारतीय लोग थे या फिर दूसरी जगह पे रहने वाले थे उनका स्थानांतर होना जबरदस्त चालू हो गया था, वो थोड़ी समस्या हुई थी। उसके कारण बाद में धीरे 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 सब समझ में आ गया। आज डॉक्टरों को भी मालूम है कि कौन से स्टेज पे कौन सा उपचार करना जरूरी है, पहले वो भी नहीं मालूम था, इसलिए लोगों को मन में डर रहता था, मगर आज स्टेप भी मालूम हो गया डॉक्टर को, डॉक्टर भी इलाज अच्छी तरह कर रहे हैं। बीएमसी करके हम लोगों ने बहुत कुछ किया। दूसरी बात है हमारे स्वच्छता अभियान करने वाले, कोविड चालू होने के बाद हर रास्ता, हर गली, हर गटर वो इसी तरह से साफ करते रहे। वो ऐसा कुछ नहीं समझते थे कि हम लोग उधर ये गली में कैसे जाऊं, ये रास्ता कैसे साफ करूं, और साफ सफाई भी मुंबई की वैसी होती रही। तीसरी बात है हमारे बीएसटी वाले, पूरी मुंबई, पूरा महाराष्ट्र, पूरा जग थम गया था, मगर बीएसटी एक दिन भी नहीं थमी थी। आज तक उन्होंने जबरदस्त काम किया, उसके वजह से हम लोग आज तक घूम रहे, फिर रहे, सब काम काज कर रहे। यानी बीएमसी होने के कारण, बीएमसी का उप महापौर होने के कारण मुझे जो अधिकार मिले, हमारी ताई है महापौर ताई किशोरी पेडणेकर ताई, वो भी जबरदस्त काम करती थी, उनके साथ मैं रहता था, उनसे मुझे नॉलेज मिला, उनसे काम करने की प्रेरणा भी मुझे मिली और उसके वजह से हम लोग बहुत कुछ काम कर सके। मुझे याद है कि मेरा काम, तभी मैंने सोचा था कि हाँ मैं क्या करना है, तो मुझे ये सोचा था मैंने कि ये इससे जरा दूर रह के अपने पास जितना पेशेंट आता है उसको कैसी भी करे हॉस्पिटल में डालो, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट ठीक होता था। जितने टाइम वो घर पे रहेगा उतना धोखा बढ़ता था और डेथ रेट ज्यादा बढ़ता था। इसके लिए मैंने सोचा था कुछ भी हो, मेरे एरिया का पेशेंट 5 या 10 मिनट में उसको बेड मिलना चाहिए। मैंने वो सबकी दुआओं से मैंने वो काम किया। मेरे वार्ड में जितने पेशेंट थे या मुंबई के बाहर से जितने भी पेशेंट का मुझे कॉल आया, मैं 5 से 10 मिनट में पूरी मुंबई में कहाँ भी उनको बेड देता था और उनको जान बचाने की मैंने पूरी कोशिश की। जैसे कि सर हमारे सर्वे में बहुत सारी ऐसी भी कंप्लेंट है कि आपके वार्ड में जो स्कूल है और वो स्कूल में से कंप्लेंट ऐसी मिली है कि जो वहाँ के टीचर लोग हैं, जो प्रिंसिपल लोग हैं, जो बच्चों को फीस के लिए, उनके पेरेंट्स को फीस के लिए प्रेशराइज करते हैं। अगर फीस के लिए प्रेशराइज भी किया जाता है तो उनको इंस्टॉलमेंट भी कुछ दे रहे तो बहुत ही बड़ा इंस्टॉलमेंट दे रहे, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, लोगों के पास अभी भी पैसा है नहीं है, कुछ लोग अभी भी जॉबलेस है। तो आप एक नगर सेवक भी है और एक उप महापौर भी है, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? सर्वप्रथम तो ये सब्जेक्ट है, राज्य शासन का सब्जेक्ट है। हमारी मंत्री है वर्षा गायकवाड़ ताई, वो उस पर रिसर्च कर रही है, उसके ऊपर बयान कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन किया है। इसके लिए आज तक अभी तक जबरदस्ती कोई स्कूल वाला नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आज ऐसी परिस्थिति होती थी कि इतना जबरदस्ती करते थे तो कुछ स्कूल से उसका नाम भी कट जाता था, मगर आज की परिस्थिति अभी तक वैसी नहीं है। उसका एक दूसरा कारण भी है कि आज अभी स्कूल जून में चालू होता है, आज दिसंबर खत्म होने आया है, लगभग 6 या 7 महीने हो चुके हैं। अब अभी तक स्कूल कब चालू होगा ये लोगों के मन में आशंका है, पालकों के मन में आशंका है। बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, मगर ये पैंडेमिक जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये नहीं हो सकता है। ये पैंडेमिक कब खत्म होगा, कब लोगों के मन में डर होगा, जब ये वो लस आएगी, लस देना चालू करेंगे और तभी लोगों के मन में से डर निकल जाएंगे और लोग खुशी से अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। मगर तब तक
तब तक स्कूल का क्या करेंगे? तो कुछ स्कूल में ऑनलाइन काम चल रहा है, उनका स्कूल चल रहा है, मगर कुछ स्कूल में जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके पास ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, तो उनका काम या एजुकेशन पूरा ठप हो गया है। इसके लिए मैं संस्था चालकों से मैं खुद विनती करूंगा कि आप एजुकेशन फीस जो रहती है वो ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा फीस है जो बस का चार्ज रहेगा, कंप्यूटर फीस रहेगा, तो इस साल के लिए आप लोगों को रिलीफ दीजिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट गया है, जो उनका सैलरी आना बंद हो गया है। बहुत से लोग काम पे जाते हैं मगर वो आधे सैलरी पे काम करते हैं, वो आधे सैलरी पे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो बाकी की जी जवाबदारी है वो कर नहीं पा रहे, पूरी कर नहीं पा रहे। इसलिए संस्था चालकों ने यानी स्कूल वालों ने भी ऐसा थोड़ा पैंडेमिक में कुछ अपने ऊपर सहन करना चाहिए और लोगों को रिलीफ देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा उसके ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है वो उचित निर्णय ले लेंगे। जैसे कि सर आज गोरेगांव स्टेशन पे एक धरना प्रदर्शन हुआ है और आप भी उसका एक हिस्सा थे, और जैसे कि उसका टॉपिक था ये कि डीजल और पेट्रोल के जो भाव बढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? आप टीवी पे देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख में मुझे लगता है डीजल का भाव 80 रुपया है और पेट्रोल का भाव लगभग 90 रुपया है। यानी एक दिन ऐसी थी कि पेट्रोल और डीजल के कारण पूरी सरकार गिर गई थी, मगर आज दिन ब दिन खास करके पैंडेमिक में लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तभी सीधा केंद्र सरकार ने उनके खिस्से में नहीं, उनके हाथ में जितना भी था ना वो भी छीन के निकाला है। और हर चीज का पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से हर चीज का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से हर चीज का भाव बढ़ता है और इसके वजह से आम आदमी है उसका चलना रहना खाना पीना सब मुश्किल हो गया है। वो कहाँ ना कहाँ तो उसके सरकार में कान में जाना जरूरी था। इसके लिए मुख्यमंत्री हमारे उद्धव जी ठाकरे, हमारे युवा नेता आदित्य साहब ठाकरे, उनके नेतृत्व में ये मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में था और एक आवाज कि ये गलत चल रहा है, आम आदमी इसमें दब रहा है, उनको छुटकारा चाहिए, कुछ ना कुछ करके आप पेट्रोल और डीजल का भाव कम कीजिए, ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मोर्चा करना जरूरी था। जैसे कि सर अभी किसानों के ऊपर भी जो आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर, आज 14 दिन हो चुके हैं, और जैसे कि क्यों सरकार इनके हित में फैसला नहीं ले पा रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? क्योंकि किसानों के वजह से ही एक आम इंसान जिंदा रहता है। जैसे कि वो अनाज है, वो अनाज हम तक पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सरकार क्यों इतना लेट कर रही है, इसके ऊपर क्या कहना है? सरकार तो एक तरफ बोलती है जय जवान जय किसान, मगर जहां तक जय जवान करती है जय किसान करती है, किसानों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जो किसान अन्नदाता है उसके वजह से पूरा भारत देश है। आज भी लगभग हम कितना भी डेवलपमेंट करें, हम कितने भी चांद पे जाए या मंगल पे जाए, मगर हमारा बेस तो किसान ही है। आज भी 80% लोग जो है वो किसान और किसान से जुड़े हुए कामों से काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे, कायदा कर रहे। ठीक है, कायदा करने के बाद, कायदा करना सरकार का काम ही है, पर कायदा करने के बाद जबरदस्ती उनको कायदा नहीं दे सकते, क्योंकि हम संविधान से चले हुए, हम लोकशाही में रहते हैं। लोकशाही में अपनी बात रखने का हर एक आदमी को हक है। ऐसे होते हुए किसान, आप 14 दिन की बात कर रहे हैं, 14 और 2 महीना पहले का भी धरो, यानी 2 महीने पहले से ही आंदोलन चालू है, यानी 2.5 महीना हो गया, आज तक सरकार उनके लिए पॉजिटिव कोई भी बात नहीं कर रही है। वो दिल्ली तक नहीं आना चाहिए, उसके लिए रोड खोद दिया जाता है, बड़ा बड़ा रोड, उनमें बैरिकेड सीमेंट के लगाए जाते हैं, उनको तार लगाया जाता है, उनका आंदोलन के पैसा किधर से आता है, खाना किधर से आता है, वो ढूंढा जा रहा है। ये करने से अच्छा उनकी बातें सुनो,
उनको क्या चाहिए वो सुनो, वो सेटलमेंट करके उनको किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे दे सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि किसान है तो अपना देश है, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था आज भी किसानों के ऊपर है। मुझे लगता है सरकार को अभी समझना चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, किसानों को मुआवजा यानी उसकी उनको जो अच्छा कायदा चाहिए वैसा कायदा देना चाहिए, ऐसे मैं सोचता हूँ। ये मेरा वैयक्तिक मत है। जैसे कि भाजपा सरकार विपक्ष की जितनी भी पार्टियां उसके ऊपर आरोप लगाती है कि किसान जो है जितने भी विपक्ष पार्टियां उनके बहकावे में आके आंदोलन कर रही है। मेरे ख्याल से जो बात कर रहे हो बात करने में उनको हर्ज नहीं, उनका मुंह है, कुछ भी बात कर सकते हैं। मगर कल टीवी पे मैंने देखा था, एक उनका ही नेता कह रहा था ये आंदोलन के लिए पाकिस्तानी और चीनी लोगों का समर्थन है, यानी इनके खिलाफ कुछ भी बोले, इनके खिलाफ कुछ भी बोले तो वो देशद्रोह रहता है, और इनके साथ रहेंगे तो ये देशभक्ति वाला बात रहता है। मुझे लगता है हर चीज में ये ऐसा करके लोगों का मन भड़काना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो किसानों के लिए जेन्युइन काम है वो जेन्युइन काम सरकार को करना चाहिए। जैसे कि सर अभी तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है और लोग रास्ते पे उतर चुके हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में भीड़ भी हो रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा जो हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा है, हर घर में हर महीने में वो घर घर में पहुंचते हैं और उनको टीवी प्रसार माध्यम और मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि पहली बात तो आज तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कोविड-19 गया नहीं है। आपको अभी भी समझना चाहिए। फिर इतना ही अच्छा हो गया है कि हमारे यहाँ पे सेकेंड जो लाट कहती थी अभी तक नहीं आई है, हमने कंट्रोल किया है। वो कंट्रोल करने के लिए 3 जो बातें हैं, वो एक तो हाथ साबुन से या सैनिटाइज करना चाहिए, दूसरा सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, और तीसरा कि बात करते समय मुंह पे मास्क रहना जरूरी है। ये हमें जब तक लस नहीं आती है, लोगों को मिल नहीं जाती है लस, तब तक ये हमें संभलना जरूरी है। इतना ही मैं लोगों से कहना चाहूंगा। सुहास जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, आपने भी मुझे बोलने का मौका दिया, आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया, इसलिए मैं आपके चैनल का लाख लाख आभारी हूँ। धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।